डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसको मोटा मोटा समझने की कोशिश करो, आप आंसर्स बहुत अच्छा लिख सकते। एग्जाम्पल्स जो मैं दे रहा हूँ रियल टाइम एग्जाम्पल्स वो डाल के लिखो, आंसर बड़ा हो जाता होगा। कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? दो लोग किसी एक चीज़ के वास्ते बेचने खरीदने को राज़ी होते, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। हो गया, ज़मीन, गाड़ी, कुछ भी हो सकता। आई बात समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? दो लोग जब कोई भी चीज़ खरीदने और बेचने को राज़ी हो जाते और कोई टर्म्स पे दोनों भी एग्री हो रही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता। मैं ऑफर दिया किसी को, ठीक है, मैं किसी को ऑफर दिया, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा, तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता? नहीं हो सकता। तो दोनों भी एग्री करना, जब जाके टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट होता, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाई लॉ। कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता? बॉन्ड पेपर पे बनता, इसकी वजह से उन्हें क्या हो जाता? लीगल हो जाता। ओके, एलिमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? सबसे पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर बोले तो अब मैं ही हूँ, मेरी ज़मीन है, मैं 20 लाख में देता हूँ, बोल रहा हूँ, आप एक्सेप्ट करें जब एग्रीमेंट होता। तो दिस इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैं जो ऑफर कर रहा हूँ वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो जब दोनों भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते। हो गया पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे ज़मीन का एग्जाम्पल डाल दो या कोई भी एग्जाम्पल डाल के डाल सकते। ओके, एग्जाम्पल्स माम हमेशा उन्हें खुद भी दे रहा है एग्जाम्पल्स, अपन अपने एग्जाम्पल्स फिक्स करो। और पूरा इसमें जो है ज़मीन का सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं पूरे 5 यूनिट में। आपको आसानी से समझ में भी आता वो कॉन्सेप्ट और आप उसको खुल के लिख भी सकते हैं। गाड़ी का, ज़मीन का, जिस जिस चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। ओके, पर्पस टू एस्टैब्लिश लीगल रिलेशनशिप। तो दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही तो लीगली दोनों एक रिलेशनशिप में आना चाह रहे, उसको बोलते हैं पार्टनर्स या फिर कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो लीगल नेम्स हो जाते वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टैब्लिश। तो पर्पस क्या रहना? लीगल कारोबार लीगल तरीके से करने का अपना पर्पस रहना, पहली चीज़। डुबाने की कहानी नहीं रहना। ओके, ये लीगल। लॉफुल कंसिडरेशन, तो जो कुछ भी काम कर रहे हैं अपन जो है ना वो लीगल कंसिडरेशन रहना, यानी कि आप जो है मेरे से डील कर रही 30 लाख में, कॉन्ट्रैक्ट में 10 लाख लिखो ओवर है, दिस इज नॉट लीगल कंसिडरेशन। जो भी कंसिडरेशन हो रहा दोनों का कंसिडरेशन, दोनों जो लीगल कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन हो रहा वो क्या रहना? लीगल रहना, यानी वैलिड। जितने में ज़मीन बिक रही उतनी वैल्यू लिखना, जब जाके क्या होता? लीगल कंसिडरेशन। पूरा आंसर है कंसिडरेशन का आगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंसी। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट शुड बी केपेबल इनफ टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके साथ ही करना जो कॉन्ट्रैक्ट के काबिल है, पहले से मालूम है उन्हें डूबा है या छोटा बच्चा है, इन लोगों के साथ या तो पीने वाला है या कुछ भी होगा, जो किसी भी दायरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जिसके साथ भरोसा नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। आई बात समझ में? किसी और की ज़मीन है, मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यूज नहीं रही, तो इट शुड बी वैलिड। उसके कुछ रीजंस दे दिया। पागल है, साउंड माइंड रहना कहते हैं, पागल के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्री कंसेंट। In order to make a valid contract, there should be free and genuine consent from the parties involved in an agreement. तो पार्टीज क्या रहना? फ्री रहना, यानी कि किसी के दबाव में आके नहीं। दूसरा जेन्युइन पार्टीज, अभी बोला मैं, किसी और के लिए आप डील, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप बोलते हैं मेरी तो चीज़ ही नहीं है, बाद में उसका नहीं गया तो नहीं, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा, पैदल कौन हो जाता हूँ? जो हमारे पास अक्सर ज़मीनों के हिस्से चलते। आ गई ना बात समझ में? लॉफुल ऑब्जेक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी वैलिड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज लॉफुल। इन्हें जब लीगल होता, जब जो एग्रीमेंट, जो कारोबार या जो चीज़ कर रहे हैं वो लीगल रहना। गवर्नमेंट लैंड का वो कर रहा हूँ मैं, समझ गए? गवर्नमेंट लैंड बेच दे रहा हूँ मैं, आप खरीद रही, दैट इज इलीगल।
तो लॉफुल ऑब्जेक्ट बोलते जो भी चीज़ का आप कर रहे हैं, एक तो ने लीगल रहना, मोरली भी सही रहना। मोरल का मतलब होता अखलाकी तौर से। अब मैं यहाँ कुछ कारोबार कर रहा हूँ, क्लबदार रहा हूँ, तो मोरली क्या है, बिजनेस के हिसाब से ओके, कोई नहीं रोक सकता। मैं शराब बेचता हूँ, मैं कोई नहीं रोक सकता, बिजनेस के हिसाब से लाइसेंस लेके बेच रहा हूँ मैं। लेकिन अब जो हमारी बारकस सोसाइटी है उस हिसाब से अपन इमोरल में आ जाते। आई बात समझ में? उसके बाद अपने घर को कोई भी नहीं आती, अपने से रिश्ता भी कोई भी नहीं जोड़ते। वी गो इनटू इमोरल थिंग्स। इमोरल गैर अखलाकी, लीगल रहता लेकिन गैर अखलाकी। तो ये दो चीज़ें भी जो है रहना, एक तो मोरल वैल्यूज़ में रहना, मेनली क्या है, अनलॉफुल नहीं रहना, लीगल रहना। ठीक है। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटर्न में रहना। मेरी ज़बान की वैल्यू नहीं है, क्या नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन रिटर्न एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड। आई बात समझ में? कॉन्ट्रैक्ट लिखत में रहना और फिर कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हो जाते फिर लेके जाके गवर्नमेंट में रजिस्टर कराना। मी सेवा पे होता है या रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो रजिस्टर हो जाता। रजिस्टर बोल तो गवर्नमेंट के पास एक कॉपी आ जाती है आपकी। फ्यूचर में लीगल प्रोसीडिंग कुछ भी रही तो आप उसको रेफरेंस में दे सकते हैं, आपका वजन बढ़ जाता हूँ। ठीक है। सर्टेनिटी, clear and certain in order to form a valid contract in place. Agreement, the meaning of the which is certain. Agreement should be clear and certain. Agreement क्या रहना? क्लियर रहना, हर चीज़ डिटेल में और तफसील में लिखे हुए रहना। मैं 2-4 महीने में आपके पैसे दे देता हूँ, अगर एग्रीमेंट में लिखे हुआ है तो आपको 2 महीने में पैसे नहीं मिले तो आप केस नहीं कर सकते। वहाँ क्या लिखे हुआ है? 2-4 महीने। 2-4 महीने में डेट भी लिखे हुई नहीं है तो कोई वैलिड एग्रीमेंट नहीं। आपको वैलिड इसके अंदर क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि आप ये फलाना तारीख तक पेमेंट कर देंगे, दैट इज़ सर्टन। नहीं, अगर आप उसको क्लियर ही नहीं रखे 2-4 महीने में पेमेंट हो जाता बोले तो 2-4 महीने कब के, ये तो नहीं बोला था। आ गई बात समझ में? तो क्लियर रखना हर चीज़, जब जाके वैलिड एग्रीमेंट होता। ठीक है, काफ़ी है पॉइंट्स ये। डिफाइन कंसिडरेशन एंड एक्सप्लेन एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किसको बोलेंगे? अगर दोनों पार्टीज किसी चीज़ पे राज़ी हो गए, इन्हें ऑफ़र दिया और वो ऑफ़र वो कंडीशंस पे सामने वाला भी राज़ी हो गया तो जब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता। तो जो चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट से पहले का जो स्टेज है उसको बोलेंगे कंसिडरेशन। आ गई बात समझ में? बैठक बोलते जो अपने पास, तो अगर वो बैठक पॉजिटिव चले गई दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। अच्छे मिसाल देता हूँ मैं। ठीक है। कंसिडरेशन इज़ अ प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अदर इज बॉट एंड द प्रॉमिस दस गिवन फॉर वैल्यू इज एनफोर्सेबल। एक बार कंसिडरेशन दोनों का हो गया तो वही वैल्यू पे आपको एग्रीमेंट करना पड़ता, उसी पे आपको एनफोर्स होना पड़ता, यानी वो पेमेंट कैसा भी करना पड़ता। मैं चीज़ दे रहा हूँ, उन्होंने पैसे दे रहे, तो इन्हों मेरे को चीज़ के लिए फोर्स कर सकते, मैं इनको पैसों के लिए फोर्स कर सकता, क्योंकि दोनों मिलके वो चीज़ पे एग्री हुए थे। ओके। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई भी एक एग्जाम्पल डाल दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जितना खोल के लिखते आंसर को लिखो उसको। ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को अपन लीगल या लॉफुल कब मान सकते, क्या चीज़ें रहे तो? सबसे पहला है इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। एन एक्ट compromising consideration must be made at the desire or appeal of the promisor. If in case it is made at the instance of the third party, then it will not be considered. समझाया मैं?
थर्ड पार्टी के वास्ते अगर आप डील कर रहे हैं, आप उसके बजाय ज़बान दे रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या है, लीगल नहीं होता। ज़मीन उसकी, चीज़ उसकी, और आप एग्रीमेंट करने को बैठे हुए और आप जो है कंसिडरेशन दे रहे हैं, हाँ मैं ये रेट पे राज़ी हूँ, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लीगल। तो लीगल के लिए फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी रहना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहना। ओके, इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और अदर पर्सन। इसके अंदर क्या है, एक बार कंसिडरेशन हो गया तो इनके बजाय थर्ड पार्टी जब एग्रीमेंट में जो है शामिल हो सकती है, क्योंकि कंसिडरेशन दोनों के बीच में हो गया, तो लीगली इन्हों भी डील कर सकते हैं आप, या इनके बिहाफ में लीगल तरीके से दूसरा, जैसा पावर ऑफ अटॉर्नी देते करते अपन, तो दूसरा भी ये चीज़ में डील कर सकता है। लेकिन अगर कुछ उल्टा हुआ, एग्रीमेंट अगर प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो केस तो वही ओनर के ऊपर ही छोड़ा, चाहे डील कोई भी करो मेरे साथ। केस क्या होता, ओनर, जो वो चीज़ का ओनर रहेगा, जिसके नाम पे चीज़ है, ओनर। एग्जाम्पल है, यूजुअली एजेंट्स डील करा देते, मगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो केस किस पे जाता, आगा समझ में, ओनर के ऊपर जाता। ज़मीनों के दलाला उन्होंने आते, करा देते, निकल जाते। उसके बाद में क्या होता, कुछ भी अगर इलीगल निकला तो डील किसको करना है, ओनर्स को, दोनों को भी डील कर लेना पड़ता वो चीज़ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इट मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जो प्रॉमिस कर रहा उन्हें भी डील कर सकता है, बाद में कंसिडर होने के बाद दूसरा भी डील कर सकता। एग्रीमेंट पे तो उसके ही साइन होना रहता फाइनली, मगर रिप्रेजेंट कोई भी कर सकता। ओके, it may be due act, abstinence or forbearance or a written promise. That point is इसका. The good consideration for contracts are as follows: forbearance to sue, when an individual has the possibility to sue another for the purpose of enforcement of right but agrees not to sue his or her claim, then such a situation would comprise good consideration. गुड कंसिडरेशन में अक्सर क्या होता है, एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ समय, तो मैं लीगली इनको अब खींच सकता हूँ, मगर मैं नहीं खींच रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड गुड कंसिडरेशन, या फिर फॉरबियरेंस टू सू। मैं उनको सू नहीं करूँ। सू का मतलब होता है केस करना, दावा करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं, आपके ऊपर केस ठोकना, दैट इज कॉल्ड सू। सू नहीं, सू। ठीक है, तो सू करना बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है, अगर मैं सू नहीं कर रहा हूँ आपको, इवन दो आप वो एग्रीमेंट को पूरा नहीं करें, तो दैट इज कॉल्ड फॉरबियरेंस टू सू। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ डिस्प्यूटेड क्लेम। कॉम्प्रोमाइज इज अ फॉर्म ऑफ फॉरबियरेंस। द सेम प्रिंसिपल फॉर फॉरबियरेंस इज एप्लीकेबल ऑन द बोनाफाइड कॉम्प्रोमाइज ऑफ द डिस्प्यूटेड क्लेम। अब वो चीज़ नहीं हुई, वो उसके ऊपर डिस्प्यूट होगा दोनों का, जो उसके बाद में अपने पास जो है अपन केस नहीं करके कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज ऑफ अ डिस्प्यूटेड क्लेम, जो अपने पास होता अक्सर। ठीक है, तीन भी केसेस बता। कंपोजिशन विथ क्रेडिटर। अ डेप्टर हु इज नॉट फाइनेंशियली साउंड में कंडक्ट अ मीटिंग ऑफ हिज क्रेडिटर एंड वुड मेक एन अपील टू गिव हर एक्सेप्टेंस और लेसर अमाउंट सेटिस्फैक्शन। तो अब इसमें जो अपने पास लोन्स में होता अक्सर, अब उन्हें पैसे देने की हालत में नहीं है, तो फिर दोनों की मीटिंग होती, उन्हें उस पर बोलता भाई इतने ने मैं इतने अब दे सकता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन विथ क्रेडिटर्स। डेप्टर क्रेडिटर मिलते, बोल देता भाई मेरे पास इतने नहीं है, मैं इतने दे देता हूँ, या फिर इतने इंस्टॉलमेंट में देता हूँ, जैसा भी है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन टू। बस काफ़ी है आंसर। हाँ, ये एक ले लो, ये इजी है। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एग्रीमेंट जो बनता आपको, कॉन्ट्रैक्ट जो बनता, वो तीन सिचुएशन भी हो सकते हैं। पास्ट बोले तो क्या है, ऐसी चीज़ एक पहले हो गई, 10 साल पहले बाजू वालों के घर में घुस के बना लिए अपन, बाद में उन्हें ज़मीन नाप के बोला भाई तुम 1 फीट अंदर आ गए, तो भाई चलो एग्री कर ले रहे हैं, आपको इंशाल्लाह 1 आध साल में हम जो है ना 2 लाख रुपए दे देते। तो दिस एग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट। आ गई बात समझ में? ये आप एग्जाम्पल डाल दे सकते हैं। दूसरा तो प्रेजेंट ही है, अब लेन देन हो रहा, खरीद रहे बेच रहे, दैट इज प्रेजेंट सिचुएशन। फ्यूचर सिचुएशन क्या है बोल तो भाई
आप कब बेचना चाह रहे हैं? मैं 5 साल के बाद बेचना चाह रहा हूँ। 5 साल के बाद आप मेरे कुछ बेचना, ये रेट में बेचना, वो भी एग्रीमेंट आप कर सकते हैं। या यूजुअली कुछ रहता, देखो 18 साल के बाद ही आपको ये चीज़ मिलेंगी, जायदाद का हिस्सा मिलेगा या बच्चे को प्रॉपर्टी मिलेंगी, दैट इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट। तो दैट इज फ्यूचर कंसिडरेशन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 एग्जाम्पल्स डाल के आप लिख दे सकते। डन। पेज नंबर 14 है, देखो, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देख लिए, वैलिड कंसिडरेशन देख लिए, वैलिड ऑफर। ऑफर कुछ भी नहीं है, फर्स्ट पार्टी जो भी चीज़ ऑफर करती, गाड़ी का ऑफर देते ना, क्या है भाई, 20 दे दो, 25 दे दो, दैट इज ऑफर, नथिंग एल्स, यही होता ऑफर। तो वैलिड ऑफर होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? पहला है, ऑफर शुड बी एज पर लॉ एंड शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड एस्टैब्लिशिंग अ लीगल रिलेशनशिप। ऑफर ऐसा देना जो है जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी रहना। अब एक ज़मीन है, मार्केट वैल्यू 50 लाख है, मैं 10 लाख देता हूँ बोल के बैठे हुआ हूँ ऑफर, तो कोई वैलिड ऑफर नहीं होगा जो अपने पास अक्सर चलता। समझे, साहब का फ़ोन आया, भाई छोड़ दो, हट जाओ, इतने ले लो, दैट इज़ अनलॉफुल ऑफर। तो लॉफुल रहना, दूसरा सामने वाला भी उसको एक्सेप्ट करने की हालत में रहना, ठीक है, एडिक्वेट रहना, जब जाके उस एक एग्रीमेंट हो सकता। तो इसको बोलेंगे अपन लॉफुल ऑफर। सेकेंड है, एन ऑफर शुड बी डेफिनेट एंड एम्बिगुअस एंड सर्टन एंड इज नॉट लूज और वेग। ऑफर ऐसा रहना, सिर्फ ऑफर के हिसाब से नहीं, मेरा घर है हैदराबाद में, 20 लाख में ले लो ना, हाँ ले लेता हूँ, होता क्या? नहीं। फर्स्ट व्हाट वी नीड, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दैट, सर्टन पॉइंट्स, बिल्कुल क्लियरेंस होना, स्पेसिफिक डिटेल्स होना, ये सब चीज़ें होना। एंड एम्बिगुअस यानी गिचमुच न रहना, कोई भी चीज़ क्लैरिटी में रहना। जैसा गाड़ी खरीदते अपन, मेक कौसा है, मॉडल कौसा है, गाड़ी की कंडीशन क्या है, कितने किलोमीटर चली, काम क्या है, टायरों की हालत क्या है, इंजन की हालत क्या है, जब जाके कितने ओनर चेंज हुए, कहाँ का रजिस्ट्रेशन है, ये सब के बाद ही तो अपन गाड़ी खरीद सकते। दिस इज कॉल्ड सर्टन और अनएम्बिगुअस डिटेल्स। क्लियर? जब इस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर सकते या वैलिड बोल सकते। एन ऑफर में बी डिफ्रेंशिएटेड, expressing the of intention and an announcement. When a person expresses that he has an intention to do something, then the second person cannot take an action against the first person. This expression indicates that an offer will be made or invited in the future but not at the present. उन्हें बोला कि इंशाल्लाह आपकी गाड़ी में ले लेता हूँ 1 साल के बाद में, ये इंटेंशन जाहिर करा उन्हें, तो ऑफर अभी नहीं दे रहा कुछ भी उन्हें, बस एक इंटेंशन जाहिर करा, फ्यूचर में मैं ऑफर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपन डिफ्रेंशिएट करना कि वो ऑफर दे रहा या इंटेंशन जाहिर कर रहा, फर्स्ट थिंग, ओके। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, एन ऑफर शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू रिसीव एन ऑफर। यहाँ पे क्या है, अपन सामने वाले को बोले, जो अपने साथ अक्सर होता, देखो काम होगा, क्या देना भाई, तुम ही बोलो क्या देते, दैट इज इन्विटेशन फॉर द ऑफर। जब क्या ऑफर देना हूँ मैं, मेरी गाड़ी पसंद आ गई, क्या है अब्दुल्ला भाई, बोलो तो बोलो तुम क्या देते, खुशी से दो, खुशी से, ठीक है। तो इन्विटेशन जो है किसको बोलेंगे, सामने वाले से, अपन जो बेच रहा उससे जब अपन ऑफर पूछ रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, आप ऑफर दो, जो खरीद रहा, ठीक है, जो खरीद रहा, घर है मेरा, क्या देते ज़रा बोलो, अपने पास तो चलता है, क्या देते बोलो, दैट इज इन्विटेशन। ऑफर नहीं है ये, इन्विटेशन ऑफ ऑफर, ओके। नेक्स्ट है इसके अंदर, एन ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड। ऑफर जब आप दे रहे हैं तो जिस करे जाना है, चीज़ जिसकी है, उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन होना, ठीक है। सिचुएशन में आज एक्सप्लेन करा था हम लोग, जब ये मैं रह रहा हूँ, सो घर से लेके मस्जिद तक एक ही घर था पूरा, तो बिकने वाला है वो, तो हमारे बाबा के दोस्त थे, उन्होंने डील करा रहे थे बीच में, तो बाबा हमारे 12 लाख का ऑफर दिए थे उस टाइम पे,
तो भाई साहब को किसी और को दिलाना था, उन्होंने जाके जो है ना वहाँ बोले 6 लाख ऑफर दे रहे अब्बा भाई, बोले मैं तुम्हें वो 8 लाख का ऑफर लाता हूँ, क्या की लाता हूँ बोल के वो चक्कर में गए। कोई तीसरे के बीच में से हाथ मार दिया, हमको मालूम भी नहीं, बा इंतज़ार में जवाब नहीं आया बोल के, मालूम हुआ बिक गया घर। बाद में लड़के हम लोग एक पोर्शन लिए, उसके बाद मैं दूसरा पोर्शन लिया उसका बाउंड्री है। तो ये है, ये क्या है, मिसकम्युनिकेशन, खरीदार और बेचने वाला। तो ऑफर जब भी वैलिड होता है जब दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता। ओके, बस 5वां पॉइंट कर लेंगे। ऑफर शुड नॉट इंक्लूड टर्म नॉन कंप्लायंस। अ पर्सन कैन नॉट डिक्लेयर दैट द ऑफर इज एज्यूम टू बी एक्सेप्टेड। आप ऑफर देके आप मजबूर नहीं कर सकते उससे पे डील करो, बल्कि ऑफर इज एन ऑफर, यू कैन नॉट ऑब्लिगेट ऑन दैट। मजबूर नहीं कर सकते, कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते आप उसके ऊपर, सामने वाले की मर्जी के ऊपर रहता हो। तो अगर उन्हें मजबूर हो रहा नहीं एक मैच लेना तुम, तो वो ऑफर नहीं हुआ, वो मजबूर कर रहे हैं। सो ऑफर का मतलब मैं इतने तक दे सकता हूँ, दैट इज डिफरेंट। आगे बात समझ में, बस है पॉइंट्स। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? लास्ट बेंच, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड सेल? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसको बोलेंगे? जब एक बायर रह रहा, एक सेलर रह रहा, सेलर कुछ सामान बेच रहा और उसका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा दोनों, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट में भी सेल, ये 2 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कंडीशन मेंशन कर रहे हैं आप, इस कंडीशन पे मैं बाई करूंगा, जैसा कि अगर मैं किसी किसान के पास से कुछ खरीद रहा हूँ, ये क्वालिटी आई तो इच मैं लेता हूँ, नहीं तो नहीं, दैट इज कंडीशनल। तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोले तो वो कुछ भी रहने दो मैं ले लेता हूँ, देयर इज नो कंडीशन इन्वॉल्व इन दैट। मैं ले रहा हूँ, कैसा भी रहने दो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जितना भी रहने दो मैं ले लेता हूँ, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, इसके अंदर वैलिड सेल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, एलिमेंट्स। सबसे पहले क्या होना, 2 पार्टीज। अकेला तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बेसिक खत्म हुई कहानी। सेलर रहना और बायर रहना, हो गया। गुड्स, किसी चीज़ का तो कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर गुड्स है। नेक्स्ट है प्राइस, जो प्राइस पे दोनों एग्री हो रहे, या फिर बार्टर सिस्टम भी हो सकता कॉन्ट्रैक्ट में, समझाया था मैं। कुछ सामान के बदले उन्हें कुछ सामान ले रहा, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता, प्राइस के हिसाब से एक्सचेंज। कंट्री और कंट्री के बीच में क्या होता, हमेशा बार्टर सिस्टम। इतने का सामान अगर फीस किस्त कौन डाले, पैसे दिए, शुक्रन शुक्रन बोला, ठीक है। चलिए, तो प्राइस में जो है बार्टर सिस्टम है, कंट्री और कंट्री के बीच में जब बिजनेस होता तो पैसों का लेन देन नहीं होता। अगर सऊदी से अगर अपन पेट्रोल ले रही तो कितने डॉलर का पेट्रोल लिए उतने इक्वल अमाउंट का वो लोग फूड आइटम्स अपने से ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी बोलते हो गुड्स, जिसका भी कारोबार कर रहे हैं अपन, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाना, वही कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक के पास से दूसरे के। पोजीशन बोले तो कब्जा, एक के कब्जे से दूसरे के कब्जे में चीज़ जाती है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो भी अपन इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स पढ़े थे वो पूरे वैलिड रहना, इसमें लीगल रहना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहना, ये सब हुआ तो जब जाके एक वैलिड सेल कॉन्ट्रैक्ट बनता। तकरीबन सेम है ना सर, लिख सकते हैं। What is meant by unpaid seller? Explain the rights of an unpaid seller. Unpaid seller किसको बोलेंगे? 2 जनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ जिसमें से एक सेलर रहता है एक बायर। तो सेलर को या तो पूरे पैसे नहीं मिले या कुछ पैसे नहीं मिले, उन्हें बन जाता अनपेड सेलर।
क्लियर? खोल के लिख दो डेफिनेशन, ओके? है ना, पॉइंट भी है, शॉर्ट भी है। When seller is left unpaid for the goods which he had sold to the customer, कस्टमर को जो सामान बेचा उसके अगर पैसे नहीं मिले तो उसको बोलेंगे अनपेड सेलर, ठीक है? When a negotiable instrument is drawn with the conditional payment and the conditions specified in the instrument have not been met due to dishonor of the instrument, तो जो चीज़ के बदले में या पैसों के बदले में या चीज़ के बदले में उन्हें वादा करा था कि वो चीज़ दे दूंगा और जो है सामान ले लूँगा, सामान ले लिया लेकिन वो चीज़ रिटर्न में नहीं आई या प्रॉपर नहीं आई। आई बात समझ में? आप एक फ़ोन दे के दूसरा फ़ोन ले रहे एक्सचेंज में, आप तो दे दिया अच्छा फ़ोन, उन्हें गड़बड़ कर दिया उसमें, तो दैट विल ऑल्सो बिकम अनपेड सेलर, क्योंकि आपको प्रॉपर पेमेंट नहीं हुआ। जिस चीज़ की डील हुई थी वो डील प्रॉपर नहीं, ठीक है ना? ये कंडीशंस हैं। राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन वो एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ क्योंकि सेलर को पैसे प्रॉपर मिले नहीं, तो उसमें उन्हें क्या क्या कर सकता, ठीक है? सबसे पहला है राइट अगेंस्ट गुड्स। राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 3 सब राइट्स है। राइट ऑफ लाइन, अ राइट ऑफ लाइन इज अ राइट टू कीप होल्ड द पोजेशन ऑफ गुड्स अनलेस एंड अनटिल द प्राइस इज पेड फॉर दैट। पहले इसके पास क्या है बोले तो जब तक उसको पैसे नहीं मिले उन्हें सामान रिलीज नहीं करता। पहला राइट इसके पास ये। एग्जाम्पल है, उन्हें बोल दिया था जो है ना एडवांस में इतने दे देता हूँ, सामान भिजा दो फिर पूरा पेमेंट, वो एडवांस चीज़ नहीं दिया हूँ, तो इसके ने पूरा हक है कि हालांकि एग्रीमेंट होगा सामान बेचने का, ठीक है? तो बोला चलिए, तो इसमें क्या है, इन्हें गुड्स जो है रोक सकता जब तक कि अगर वो ने जो कंडीशन मेंशन करा अगर पूरी नहीं कर रहा तो इसको पूरा हक है गुड्स रोकने का। उन्हें बोलेंगे एग्रीमेंट में मैं तेरे से सामान लिया तो सामान ही नहीं दिया, तो तुम पहला क्लॉज पूरा नहीं करे एग्रीमेंट का तो आप गुड्स नहीं रिलीज कर, इसको है राइट टू लाइन। नेक्स्ट है राइट ऑफ रीसेल, सामान आप उसके वास्ते बनाए लेकिन उन्हें पैसे दिए नहीं आपको, तो आप उसको सामान दिए नहीं, तो इस एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में, वो एग्रीमेंट जो एग्जीक्यूट सही नहीं हुआ, तो आपका पूरा हक है ये सामान आप किसी और को बेच ले सकते। ऑलरेडी उसको बेच दिए थे सामान, उन्हें पैसे नहीं दिया, तो ये सामान आप किसी और को सेल कर सकते, तो यू हैव द राइट टू रीसेल द थिंग, ओके? नेक्स्ट है राइट टू स्टॉपेज। इन ट्रांजिट, सामान जा रहा था, उन्हें बोला सामान भिजा दो मैं पेमेंट दे देता हूँ, सामान वहाँ पहुँचा भी नहीं, इन्हें पेमेंट भेजा भी नहीं, आप सामान रास्ते में से या वहीं पे रुका दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट टू स्टॉपेज। ये सब याद रखो, अपने पास बहुत होते कहानियाँ आई पैसों का हिस्सा बहुत डेंजर है। राइट ऑफ अनपेड सेलर वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द बायर। अगर समझो अभी पूरा कुछ सामान भेजे नहीं, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास ही है पूरा रखे हुआ, जब आपके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं? राइट अगेंस्ट बायर पर्सनली, राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर राइट ऑफ एन अनपेड सेलर वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द बायर, ठीक है? सेम है, अभी बायर को नहीं भेजे तो क्या हो रहा? राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अब उन्हें गुड्स एग्री करा, ले रहा नहीं, ना पैसे दे रहा ना सामान ले रहा, तो आपका जो खर्चा या डैमेज हुआ वो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था तो आप सामान बनाए या सामान बेचने को लाए, तो जो भी आपका एक्स्ट्रा खर्च हुआ या डैमेजेस आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। राइट टू सू बायर फॉर इंटरेस्ट, ये जो आपका पैसों का इन्वॉल्वमेंट हुआ उसके इंटरेस्ट के वास्ते भी उसके ऊपर केस कर सकते। मेरा पैसा जाम हुआ 1 महीना 2 महीने के लिए, उसके इंटरेस्ट भरो बोल के भी उसके ऊपर केस कर सकते, बस है, ज़्यादा नहीं।
इजी आंसर है देखो। हु इज अ कंज्यूमर, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर किसको बोलेंगे और कंज्यूमर के राइट्स क्या है? कंज्यूमर बोले तो अपन होते, जो भी सामान खरीद के इस्तेमाल करता फाइनली उसको बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, अपने राइट्स क्या क्या है बीइंग अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता? बायर, बायर ऑफ द, फाइनल बायर ऑफ द गुड्स। आखिरी जो बायर रहता उन्हें रहता कंज्यूमर, जो इस्तेमाल करता। ठीक है, उसके राइट्स क्या क्या है? सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा मार्केट में है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं रहना, आपका हक है। अब आप जाते सीधा चॉकलेट उठाते लाते खोलते खा लेते, वो चॉकलेट के अंदर इनकेस अगर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हो गई तो ठीक है, तो आपका हक है कि आपको अच्छी चीज़ मिलना, सेफ्टी वाली चीज़ मिलना, चाहे खाने में हो चाहे इस्तेमाल करने में। आप इलेक्ट्रिकल कोई आइटम ले लिए, सीधा शॉक मारा पहले दिन ही, आई बात समझ में? कुछ भी हो सकता। तो सबसे पहले आपका अधिकार क्या है? राइट टू सेफ्टी। देन राइट टू चूज, आपको चुनने का हक है। आप गए जो है ना, मेरे को कोलगेट जो तो पेप्सीडेंट ले जी, ये लेके जाओ, नॉट पॉसिबल। कस्टमर का क्या है, कंज्यूमर का हक क्या है? चूज करने का। आई बात समझ में? तीसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन। आपको पूरी उसकी जो है इंफॉर्मेशन ये लोग प्रोवाइड करना आपका हक है। इंफॉर्मेशन में तो कहाँ देता सर बोले तो डब्बे के ऊपर पूरा लिख के देता, दैट इज इंफॉर्मेशन। कहाँ बना, उसमें क्या चीज़ें हैं, आप कोई भी चीज़ उठाओ उसके ऊपर उसके डिटेल्स रहती। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको पूरा पूरा हक है उसकी इंफॉर्मेशन लेने। एक्सपायरी डेट है, प्राइस है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, आप उस चीज़ के बारे में जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते। ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट यूज़ करना है, फ़ोन ख़रीदना है, तो वो फ़ोन के बारे में आप रिसर्च करते, रिव्यूज़ लेते, कई इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू रिड्रेस, आपको अगर जो है वो प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम निकला तो आप उसको वापस कर सकते, क्लेम कर सकते, कुछ भी कर सकते, आपको पूरा हक है। जैसा अमेज़ॉन से अपन यूजुअली मंगाते, अगर सही नहीं निकला प्रोडक्ट आप वापस कर सकते, तो रिड्रेस का पूरा हक है। राइट टू बेसिक नीड्स, आपको सर्वाइवल का पूरा हक है। ये सांस कहीं को ले रही नहीं बोल सकता, ठीक है, खाना कहीं को खा रही, ठीक है, पानी कहीं को पी रही, तो एक कंज्यूमर है, उन्हें जो चाहे अपना सर्वाइवल का राइट एंजॉय कर सकता है। राइट टू बॉयकॉट, आपको कोई भी प्रोडक्ट बॉयकॉट करने का पूरा हक है। अगर कुछ रीज़न है, ठीक है, मोरली या लीगली वो प्रोडक्ट सही नहीं है, तो आप सीधा सीधा उसको बॉयकॉट कर सकते हैं। राइट टू सेफ इन्वायरमेंट, ये भी सेफ्टी का फीचर है। तो आपको सेफ इन्वायरमेंट, जैसा कि आपको कोई होटल है, आप खाना खाने जा रही, तो उसकी जिम्मेदारी है आपको साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट देना। आई बात समझ में? बहादुरपुरे में एक डोसे वाला है, नाले को लग के बंडी है उसकी, इतने लोग खाते हैं उसके पास, पूछो न को कैसा खाया जाता नहीं मालूम, बड़ा नाला है। चलिए गाइस, थर्ड यूनिट, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला तो ये आंसर लिख देने का है। Intellectual property rights, a tangible property is created by writers, inventors and artists by transforming their ideas. This is regarded as an intellectual property. अगर आप आइडिया अपना कोई क्रिएट कर रहे, ठीक है, उसको फिजिकली प्रेजेंट कर रहे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, कोई गाड़ी बनाए, आप कोई डिवाइस बनाए, ठीक है, राइटर है तो कुछ उन्हें स्क्रिप्ट लिखा ओरिजिनल, तो ये सारे चीज़ें क्या हो जाते हैं, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती, अपने इंटेलिजेंस से जो क्रिएट करता, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो उसके लिए उसको क्या क्या राइट्स है। सबसे पहला ट्रेडमार्क या सर्विस मार्क। अ ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क इज अ वर्ड
नेम, सिंबल, डिवाइस, डिज़ाइन, लोगो, फीचर ऑफ पैकेजिंग दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट सर्विस फ्रॉम अदर। जैसा कि आपको एप्पल का जो है आपको ट्रेडमार्क दिखता, तो एक ट्रेडमार्क क्या है, एक प्रोडक्ट को दूसरों से अलग करता, दैट इज़ ट्रेडमार्क। आगे पूरा आंसर है अपने को, ठीक है। तो यह सर्विस मार्क या ट्रेडमार्क है अपने को। तो ट्रेडमार्क क्या है, एक वर्ड हो सकता, एक नेम हो सकता, एक सिंबल हो सकता, एक डिवाइस हो सकता, डिज़ाइन हो सकता, लोगो हो सकता, पैकेजिंग हो सकता, कुछ भी हो सकता। अपन बॉटल देखते दूर से बोल देते ना, आई बात समझ में, ठीक है। ताज्जुब की बात है यार, बच्चे हमने सेम एग्जाम्पल दिए थे एग्जैक्ट। चलिए ठीक है, ट्रेडमार्क समझ गए ना। ट्रेडमार्क इज यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स वाइल सर्विस मार्क इज यूज टू आइडेंटिफाई अ सर्विस। तो ट्रेडमार्क जो है गुड्स के लिए यूज होता है, सर्विस मार्क सर्विस के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट copyright. Copyright is a form of protection provided to the original work by giving ownership to the individual or business. सेम जो है म्यूज़िक है, म्यूज़िक का एग्जांपल बेस्ट बैठता है इस पर। अगर कोई ट्यून कोई क्रिएट करा तो वही ट्यून अगर दूसरा यूज़ कर रहा और इन्हें इसका रजिस्ट्रेशन करा, जैसा ने ट्यून क्रिएट करता, कॉपीराइट जो है गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट रहता, ठीक है, पेटेंट रजिस्ट्रार रहता कॉपीराइट का, वहाँ जाके आप रजिस्टर करा दिए, वो सेम धुन अब कोई दूसरा बनाया तो आप केस कर सकते हो, सू कर सकते हो, उसको जो है मुआवजा ले सकते हैं या उसको बैन करा सकते हैं, कई चीज़ें हैं। तो कॉपीराइट क्या है, टेकिंग ओनरशिप ऑफ समथिंग यूनिक, उसके बाद वो सिमिलर चीज़ कोई नहीं बना सकता, रिलेटेड चीज़ बना सकता, सिमिलर भी बना सकता, सेम नहीं बना सकता। आगे बात समझ में, कॉपीराइट का भी आगे पूरा आंसर। नेक्स्ट है उसके बाद में पेटेंट्स। पेटेंट इज अ राइट दैट इज प्रोवाइडेड टू द ओनर बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग हिज इन्वेंशन। कोई कुछ इन्वेंशन करा सिमिलर चीज़, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका पेटेंट कर देती, एक पूरा डिपार्टमेंट है उसके लिए, सिमिलर थिंग है ये भी। तो उसमें क्या हो जाता, कोई भी दूसरा उसको बगैर इसकी मर्जी के ना इस्तेमाल कर सकता, ना जो है बेच सकता, ना तो सिमिलर कोई चीज़ बना सकता, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाए मार्केट में नया लाए जो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका पेटेंट होता, उसका पेटेंट रजिस्टर करा सकते। ओके, यूजुअली इन्वेंशन किसको बोलेंगे, जो चीज़ पहले से नहीं है अब बनी उसको इन्वेंशन बोलते, जो चीज़ पहले से है उसमें चेंज करे उसको इनोवेशन बोलते। ये डिफरेंस याद रखो। तो इन्वेंशंस के ऊपर क्या लगता है अपने को, पेटेंट्स। उसके बाद है ट्रेड सीक्रेट्स। अ ट्रेड सीक्रेट इज अ वैल्यूएबल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस विच हेल्प्स इन गेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज। ट्रेड सीक्रेट में बेस्ट एग्जाम्पल आप KFC का या पेप्सी का डाल दे सकते, क्योंकि वो लोग क्या मिक्स करते हैं आज तक किसको भी मालूम नहीं है, उनका ट्रेड सीक्रेट। वो टेस्ट अपने को पसंद आता है, अपन कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो उसका सिर्फ नाम है, ट्रेड सीक्रेट कुछ भी नहीं, ओपन है लोग, क्योंकि वो लोग फ्रेंचाइज करते हैं, उनका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट क्या है, समथिंग जो बिजनेस का जो एडवांटेज वो लोग अपने कॉम्पिटिटर्स पे लेते अपने कोई सीक्रेट की वजह से, ठीक है ना। KFC का अब तक कोई कंपटीटर नहीं है, गौर कर लो आप। रीज़न क्या है, उसका जो फार्मूला है किसी और का नहीं चल रहा, इसका फार्मूला क्या है, इसका ट्रेड सीक्रेट है। जो भी एग्जाम्पल डाल के जितना लंबा खींच सकते हैं इसको, ठीक है, बस काफ़ी है। नेक्स्ट आंसर है, देखो इसमें व्हाट इज ट्रेडमार्क, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का अभी समझा दिया डेफिनेशन में। कोई एक सिंबल है, एप्पल का आप एग्जाम्पल याद रख लो, या पेप्सी का एग्जाम्पल याद रख लो, नाइकी का एग्जाम्पल याद रख लो, आपका जो है वीवो का एग्जाम्पल याद रख लो, सैमसंग का। इनका ट्रेडमार्क है, किसी का नाम ट्रेडमार्क है, किसी का सिंबल ट्रेडमार्क है, यूनिक पहचान, अलग पहचान, दैट इज ट्रेडमार्क।
अगर आपको ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस है। एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या है, आपको जाके जो है वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता, डिटेल्स देना पड़ता। उसके बाद वो लोग ढूंढते पूरा कि सिमिलर प्रोडक्ट, सिमिलर ट्रेडमार्क कोई यूज़ कर रहा क्या। आ गई बात समझ में? नहीं हो रहा तो आपका सेकेंड स्टेप में जाता प्रोसीजर। क्लियर? सबसे पहले वो डिपार्टमेंट पूरा क्रॉस चेक करता। जैसा बीजेपी का सिंबल है कमल, कोई दूसरी पार्टी जाके रजिस्टर करी तो पहले पूरा क्रॉस चेक होता कि ये सिंबल कहीं और कोई और यूज़ कर रहा क्या। नहीं कर रहा तो ही वो सिंबल असाइन होता नहीं, अदरवाइज नहीं होता। सेम ट्रेडमार्क वैसी। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग द एप्लीकेशन। In order to get a federal registration, the owner of the mark should prepare an application for registration. सेम उसके बाद उन्हें जो है पूरे जो डिटेल्स है उसके आईडीज़ वगैरह हर चीज़ लगा के कंपनी के कंप्लीट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह दे के एप्लीकेशन जब सबमिट करना। उसके बाद है फाइलिंग द एप्लीकेशन। आफ्टर साइनिंग द एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट शुड फाइल द एप्लीकेशन विद पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये एप्लीकेशन लिख जाके कहाँ सबमिट करेंगे? उन्हें पेटेंट्स और रजिस्ट्रार के पास लिख जाके सबमिट करेंगे ट्रेडमार्क के। द फाइलिंग फी फॉर द मार्क इज इम्पोज बाई फेडरल पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। उसके बाद उसके ऊपर जो भी फीस रहेंगी वो फीस पे करेगा। द PTO अलाउज ओनली वन मार्क टू बी फाइल्ड फॉर वन एप्लीकेशन। एक मार्क पे, एक ही एप्लीकेशन पे एक मार्क ही अप्लाई कर सकता, अलग अलग मार्क्स अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है? आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन, इफ द एप्लीकेशन डजंट मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट, देन इट इज़ रिटर्न। अगर सही एप्लीकेशन फिल नहीं हुई, उसके डिटेल्स पूरे नहीं हुए तो रिटर्न हो जाता। ठीक है? इफ इट इज़ एक्सेप्टेड, अ कॉपी ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विथ फाइलिंग डेट एंड सीरियल नंबर इज देन मेल टू द एप्लीकेंट। अगर सब सही हो गया तो उसकी जो भी फाइलिंग डेट है और उसका जो भी एक्नॉलेजमेंट कॉपी है उसको मेल कर दिया जाता। पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसीजर। उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है? इफ़ द एप्लीकेंट रेस्पॉन्ड विद इन टाइम to the attorney office, PTO will gazette. It's a weekly publication that lists all marks seeking registration. The function of publication or gazette is to permit third parties opportunity to review all the marks that are applied for federal. इसमें क्या होता है बोले तो जो भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करें उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में देना पड़ता। 3 महीने का टाइम रहता, 3 महीने तक न्यूज़पेपर में डालते रहना। ठीक है? तो चेक करते लोग। कई को अब ये लोग तो अपनी तरफ से इंक्वायरी कर लिए कि ऐसा कोई ट्रेडमार्क या ऐसा कोई सिंबल, ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं है। छोटे मोटे कोई कंपनी हो सकते जो नहीं है, या किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता। ट्रेडमार्क के अंदर जो है कोई रिलीजियस सिंबल आ जा सकता, किसी को भी किसी भी किस्म से कोई कम्युनिटी को डिसग्रेस हो सकता, उसमें डिसरिस्पेक्ट हो सकता, अपने पास तो दबा के चलती। तो कुछ भी ऐसा है तो कोई भी अगर ऑब्जेक्शन रेस करा तो वो क्या हो जाता, उसका जो प्रोसीडिंग रहता वो रुक जा, फिर उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ा, फिर मॉडिफाई करके फिर उन्हें, ठीक है, फिर प्रोसीजर स्टार्ट होता उसका। अपोजिशन प्रोसीडिंग। अपोजिशन प्रोसीडिंग वही है, अगर कोई भी जो ऑब्जेक्शन करा तो उसको नोटिस देते, तुम्हारा क्या है डिटेल्स, तुम्हारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है वो लाके सबमिट करो। आप जब बोले ना भाई ये सिंबल ये चीज़ को इफेक्ट कर रहा तो उसका प्रूफ देना पड़ता, तो वो प्रोसीडिंग होते अपोजिशन प्रोसीडिंग। तो उन लोग सुनते देखते क्या चेंजेस रिक्वायरमेंट है वो हटा दे। इंटेंट टू यूज एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ यूज। आफ्टर पब्लिशिंग द मार्क, इफ देयर आर नो अपोजिशन फॉर द इंटेंट टू यूज, अब कोई अपोजिशन नहीं बचा उसके ऑब्जेक्शन में, PTO will issue notice to allowance to the applicant stating that application has allowed and granted in 6 months. 6 महीने में आपको आपका ट्रेडमार्क अलाउ हो जाता। The applicant should use the mark and submit a statement and specimen and date of first use of the mark. उसके बाद जब उसको मार्क असाइन हो जाएगा, फर्स्ट डे जब भी उन्हें यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइम, वो इन्फॉर्मेशन वापस उन्हें ट्रेडमार्क में डिपार्टमेंट में दे देना। अबैंडन एंड रिवाइवल ऑफ एप्लीकेशन। यूजुअली जो है इसके अंदर टाइमली रिस्पॉन्स नहीं मिला
तो ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं। इसका मोटा यूज़ दे तो अगर इसका जो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता 10 साल का टाइम मिलता आपको। यूजुअली एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग है, यूजुअली 10 साल का टाइम रहता। 10 साल के बाद एक्सपायर हो जाता, फिर 10 साल में फिर आप रिन्यू करना एवरी 10 ईयर्स। दूसरा करा सकते, दूसरा का यूँ कराते, इतना बड़ा कारोबार बना के अब चेंज कर देते। ठीक है। अब एप्पल वाला क्या है, एप्पल पूरा खा लिया तो मसला हो जाता। नेक्स्ट है कॉपीराइट। What is copyright? Explain various creative works eligible for copyrights. Copyrights किसको बोलेंगे? मैं बोला ना, कोई भी चीज़ की ओनरशिप अगर आपको असाइन हो गई। यूजुअली कॉपीराइट जो है म्यूज़िक में उसमें यूज़ होता, बुक्स में यूज़ होता, क्रिएटिव वर्क्स में यूज़ होता। मैं अक्सर बोला टीवी पे अगर कोई प्रोग्राम, यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम चल रहा, यूजुअली सीरियल्स वगैरह, 5 जगह पे उन्हें आवाज़ म्यूट कर देता, नीचे कॉपीराइट बोल के दे देता हूँ। कहीं को वो म्यूज़िक ये लोग ख़रीदे हुए नहीं रहते यूट्यूब पे डिस्प्ले करने के लिए। अक्सर वो जेठालाल की जो है म्यूज़िक आती है, देखो उसके अंदर अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उसके अंदर उसका जब फ़ोन रिंग होता तो उन्हें साउंड म्यूट कर देता, क्योंकि वो एक गाना है। वो गाना इन लोगों वो ओनरशिप में रजिस्टर्ड है, पैसे दे के परमिशन लेके ये लोग वो गाना फ्री में डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो है टीवी पे जब आता उसमें सुना था, क्योंकि टीवी के लिए ऑलरेडी वो लोग खरीदे हुए, खरीदना पड़ता कंटेंट। किसी का गाना भी प्ले करना है टीवी के ऊपर, कोई सीरियल में, कोई एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करना है, पहले वो कॉपीराइट जिसके नाम पे है उससे ख़रीदना पड़ता या परमिशन लेना पड़ता। आ गई बात समझ में? जब जाके आप उसको इस्तेमाल कर सकते, अदरवाइज उसको म्यूट कर देना पड़ता। दैट इज़ कॉपीराइट। ठीक है। द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 डिफाइंस अ कॉपीराइट एज एक्सक्लूसिव राइट। आपका पूरा एक्सक्लूसिव हक है। लिटरेरी यानी कि राइटिंग के उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप कोई स्टोरी लिखे, नावल लिखे, वो आप कॉपीराइट करा लेना उसका। कोई दूसरा उसको कॉपी करके बुक छपा के नहीं बेच सकता। ठीक है। ड्रामास जो लिखते या म्यूजिकल वर्क्स जो मैं आपको बोला, म्यूजिक वगैरह जो रहता। टू डू ऑल और any of the following acts: to reproduce work in material form, to publish the work, to perform the work in public। तो ये चीज़ों पे जो है आपको कॉपीराइट होता है। कोई भी मटेरियल जो आप यूजुअली अपने लिए बना रहे हैं तो कॉपीराइट की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप पब्लिक में जब भेजना है, उसको पब्लिश करना है, तो कॉपीराइट की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो कोई और कॉपी करके खुद बेच ले सकता। फिल्म के सीडी से पहले सीडीज आते थे, मूवी निकली। अब वो सीडीज तो जो बनाएगा, जो इन्वेस्ट करा, उन्हें सीडीज निकालता, वो सीडीज बिके तो उसको पैसे जाते। अपन वो एक सीडी के 50 सीडी कॉपी करके अपन आधे रेट में बेच दे रहे, वो पैसे उसको नहीं जाते, तो अपन क्या हो गए? चोर, क्योंकि प्रोडक्ट अपना नहीं है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं पायरेसी। कॉपीराइट का जो है अपन उल्लंघन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाती? पायरेसी। ठीक है। Nature of copyright protection. The nature of copyright protection is eligible for creative and artistic works. तो copyright usually किसके लिए रहता है? क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क। म्यूजिक का मेन एग्जांपल लेके इसके अंदर आंसर लिख दे सकते हैं। इट इज़ एन IPR। कॉपीराइट क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। बोला ना मैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपना दिमाग यूज करके कोई चीज़ बनाना, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके। जैसा DRCR मेथड है मेरा, मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो, ना कॉपी लेफ्ट होना ना राइट होना। चलो। इट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट। आपको अपनी जो भी कंटेंट आप खुद बनाए ओरिजिनल, उसका पूरा मालिकाना हक आपके पास रहता। इट प्रोटेक्ट्स डिफरेंट वर्क्स। अलग अलग फील्ड्स जो है आपको, मैं बोला ना, राइटिंग है, म्यूजिक है, आर्टिस्टिक है, मैप्स वगैरह कुछ भी रहने दो, वो हक आपका है अगर आप बनाए तो। इट इज़ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल किसको बोलेंगे? जो फिजिकली टच नहीं कर सकते। म्यूजिक है, म्यूजिक को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, स्टिल इट्स अ प्रॉपर्टी।
अब मेरी पढ़ाई है, इंटेंजेबल है, टेंजेबल इंटेंजेबल एसेट्स याद है ना, यस सर। फिजिकल नॉन फिजिकल। तो इंटेंजेबल क्या रहेगा आपको, जो नॉन फिजिकल रहता मगर स्टिल एग्जिस्ट करता, इंटरनेट है, नॉन फिजिकल है। इट कम्स इन टू फोर्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, द कॉपीराइट इज यूजुअली रिगार्डेड एज अ नेचुरल राइट। तो कॉपीराइट क्या है, बेसिकली अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करें तो आपकी चीज़ आपकी होती। आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा, एक बुक लिख दी है, वो बुक आपके पास है तो उसका राइट आपके पास ही रहता, रजिस्ट्रेशन कराओ या नहीं कराओ। बस है, काफ़ी है 5 पॉइंट्स। एक बढ़ा दो सर और एक। चलिए 4th यूनिट, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। डिफाइन कंपनी डायरेक्टर्स। व्हाट आर द वे ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी डायरेक्टर। कंपनी डायरेक्टर किसको बोलेंगे, कंपनी का एक बोर्ड आता, बोर्ड के अंदर जो भी मेंबर्स रहते हैं उनको डायरेक्टर्स बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोलेंगे। बोर्ड बोलते हो सबसे सीनियर पोजीशन के जो है काम करने वाले जो रहते कंपनी के, वो रहते डायरेक्टर्स। ओके, बोर्ड के अंदर जो चूज होते हैं। वे और मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट इन लोग का कैसा होता। सबसे पहला फर्स्ट डायरेक्टर्स, यूजुअली द आर्टिकल में अगर मेंशन करे हुआ है फर्स्ट डायरेक्टर्स किसको बोलेंगे, मोस्ट सीनियर डायरेक्टर्स, उसमें भी पोजीशंस आते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता। ओके, अगर फर्स्ट डायरेक्टर्स नहीं है, आर्टिकल्स में मेंशन करे हुआ है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स नहीं है वहाँ पे, तो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर। ओके, फर्स्ट डायरेक्टर्स नहीं होने की सूरत में कौन अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर्स। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आर्टिकल्स, कंपनी के जो रूल्स रहेंगे उसको बोलेंगे आर्टिकल्स। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कंपनी, पहला क्या है इसमें जो है, यूजुअली ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स शुड बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स रहते हैं वो लोग जो है वोटिंग के थ्रू डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं एनुअल मीटिंग में, सालाना में। इन अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बाय रोटेशन। हर साल 2/3 डायरेक्टर्स को चेंज कर देते हैं। 2/3 डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, रिटायर करते, फिर दूसरों को चांस देते। डायरेक्टर्स कोई और नहीं रहते, कंपनी के अंदर के काम करने वालों को प्रमोट करके डायरेक्टर बनाया जाता। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं, उसमें से 2/3 को हटा के फिर दूसरों को चांस देते। आई बात समझ में, ये यूजुअली एक रूल है। 8 साल से अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स थर्ड एज एडिशनल डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स तो अपॉइंट हो गए और डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ी तो अब शेयर होल्डर्स ने बनाते डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स दूसरे डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर, दैट इज कॉल्ड एडिशनल डायरेक्टर्स। ओके, उसके बाद है इन कैजुअल वैकेंसी। अगर कोई डायरेक्टर मर गया, रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया या फेल हो गया, काम सही नहीं करा, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाती, खाली, उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। फिर उस सूरत में दूसरे डायरेक्टर को ये लोग अपॉइंट कर लेते। एंड एज अल्टरनेट डायरेक्टर, कभी अगर कोई डायरेक्टर समझो इम्पोर्टेंट है, उन्हें उस पोजीशन पे नहीं है, बीमार है, कहीं दौरे पे गया हुआ है, निकाले नहीं उसको, तो उसके बजाय एक अल्टरनेट डायरेक्टर आप अपॉइंट टेम्पररी कर सकते। प्रेसिडेंट नहीं रहा तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करता, बाबा गए हुए रहे तो अम्मी जो है बाबा की जगह नहीं तो बड़े भैया संभालते, दैट इज अल्टरनेट। डन। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय थर्ड पार्टीज, तो बाज़ वक़्त क्या होता अपने को जो है कुछ सिचुएशन में बाहर के लोग भी जो सिर्फ बाहर से इन्वेस्ट करे हुए हैं वो लोग भी कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते, अगर कंपनी में मेंशन करे हुआ है रूल्स में कर सकते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी होती। शेयर होल्डर्स तो कर रहे, दे आर इनसाइड पार्ट। उसके अलावा कुछ लोग रहते हैं जो बाहर से इन्वेस्ट करते, ठीक है, वो लोग भी अपॉइंट कर सकते, थर्ड पार्टी बोलेंगे अपॉइंट। बस काफ़ी है 4 पॉइंट्स इसके। ओके, लास्ट आंसर है, 4th यूनिट कंप्लीट हो जा रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म्स मीटिंग एंड शेयर होल्डर्स मीटिंग।
व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मीटिंग किसको बोलेंगे? जब पूरे शेयर होल्डर्स मिल को बुला के एक मीटिंग करे जाते। अपन देखे इससे पहले शेयर होल्डर्स जो है ना कंपनी के जो भी शेयर्स खरीदते मेजॉरिटी में, वो सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के रहते, उनकी भी मीटिंग होती, वो सबको बुलाया जाता और मीटिंग तय होती। वो कौन से मीटिंग्स है इसके अंदर देखेंगे। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग में क्या है? एक जनरल मीटिंग होती जिसमें जो है कंपनी के डायरेक्टर्स, पूरा स्टाफ प्लस शेयर होल्डर्स रहते, ठीक है। पहला है स्टैट्यूटरी मीटिंग। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड ऑल द कंपनीज विच आर लिमिटेड बाय गारंटी and has share capital must essentially within a period of 1 month and not more than 6 months। जब कंपनी स्टार्ट हो गई, शेयर्स ले लिए, पूरों करने से शेयरों के पैसे लिए, कंपनी स्टार्ट हो गई, 1 महीने के बाद से 6 महीने के अंदर तक कैसा भी पूरे शेयर होल्डर्स को बुला के मीटिंग करना, दैट मीटिंग इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग। क्लियर? नेक्स्ट है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल बोले तो सालाना, हर साल कंपनी का रूल है, सारे शेयर होल्डर्स, ऑफिसर्स, सबको, स्टाफ, डायरेक्टर्स मिलके एक मीटिंग करके कंपनी की पोजीशन, कंपनी के अंदर जो जो डिसीजंस लेना है वो डिसाइड करते। दैट इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। हर कंपनी का फिक्स रूल है, सालाना मीटिंग होना ही। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसमें क्या है? कभी इमरजेंसी आ जाती, कुछ डिसीजन लेना पड़ता, एनुअल मीटिंग तक नहीं रुक सकते, तो ये मीटिंग इमरजेंसी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी को। तो आप साल के बीच में या जब भी है सबको बुला के एक मीटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके। क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग में क्या करते हैं आप? ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाते। अब शेयर्स देखे अपन, इक्विटी शेयर्स अलग होते हैं, प्रेफरेंस शेयर अलग होते हैं, डेप्टार के अलग, क्रेडिटार के अलग, फलाना। तो आपको अगर डेप्टार्स से मीटिंग करना है तो खाली उनको बुला लेना, इक्विटी शेयर वालों को बुलाना है तो उनकी क्लास मीटिंग। तो दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड बाय क्लास। कौन से क्लास के लोग होना? खाली लेबर की मीटिंग है लेबर, खाली डायरेक्टर्स की मीटिंग है डायरेक्टर्स, दैट इज क्लास वाइज मीटिंग। डन। ऑल द बेस्ट।